हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर और अक्टूबर मंथ में विजन आईएएस का सभी करंट अफेयर स्टार्ट। तो चलिए हम करते हैं अपना पॉलिटी का करंट अफेयर स्टार्ट। ठीक है, तो पहला न्यूज है जन योजना अभियान से। तो इसको पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान की शुरुआत की अभी पंचायती दिवस पर, और 25-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए आरंभ किया गया है इसको। पीपल प्लान कैंपेन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, जन योजना अभियान के बारे में। इसका उद्देश्य पंचायत के विकास संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। आरंभ 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया। कार्यान्वयन की बात करें तो पंचायत के सभी 3 स्तरों में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, सामुदायिक आधारित संगठनों जैसे स्वयं सहायता समूहों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा। जन योजना अभियान के प्रमुख घटक हैं वित्त वर्ष 25-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु सुनियोजित तरीके से गठित वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभावार कैलेंडर तैयार करना तथा पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना, जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जाने तो इसका उपयोग कर पंचायत ग्राम सभा के लिए एक विकास कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसमें थीमेटिक आधार पर विकास संबंधी कमियों की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रतिभाओं की समझ प्रस्तुत किया जाएगा। थीमेटिक या विषयगत अप्रोच समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाकर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर आधारित है। पंचायत विकास सूचकांक एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। इसका उपयोग पंचायत के समग्र विकास प्रदर्शन और प्रगति आकलन के लिए किया जाता है। समावेशी भागीदारी ग्राम पंचायत की विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं में और 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को शामिल कर समावेशी भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। उन्नत भारत अभियान के साथ जो है सहयोग इस वर्ष उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में 15,000 से अधिक स्टूडेंट को जन धन योजना अभियान में शामिल किया जाएगा। मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना को ई स्वरोजगार पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। बाकी अनुच्छेद 14 में डीपीएसपी में पंचायत के बारे में वर्णन है और 73-74वां संविधान संशोधन भी पंचायत के बारे में था। और 243 जी जो है पंचायत की स्वशासन संस्थाओं में के रूप में मान्यता देते हैं। इन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के आधार पर अधिकार दिया गया है। यह कार्य संवैधानिक ग्रामीण अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों के अंतर्गत किया जाना है। लोगों की भागीदारी अर्थात जन भागीदारी की बात करें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने से है। इसमें उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। विकास संबंधी योजना निर्माण में जन भागीदारी का महत्व जाने तो कार्यान्वयन दक्षता, प्रभावशीलता में सुधार। विकास संबंधी योजना निर्माण में आम लोगों की भागीदारी की परियोजनाओं की स्वीकार्यता बढ़ती है। साथ ही लोगों की अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है और स्थानीय संसाधन जुटाने को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे मनरेगा है, जो ग्राम सभाएं न केवल योजना की प्रगति की समीक्षा करती हैं बल्कि प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से इनकी निगरानी भी करती हैं। इसके अलावा कार्य पूरा होने के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से इनकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। समावेशी तरीके से निर्णय लेना जन भागीदारी नागरिकों को जिम्मेदारी पूर्वक जो है विकास योजना का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाती है और इनमें स्वामित्व की भावना पैदा करती है और इसके परिणाम स्वरूप नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए माय गवर्नमेंट साथी 2.0 नागरिकों को गवर्नेंस प्रक्रिया में शामिल करता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्भरता है जागरूकता और सक्रिय भागीदारी लोगों को निर्भरता से मुक्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और विकास प्रक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। और उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह जो है और कवरेज है निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में जन भागीदारी से वंचित और कमजोर वर्गों सहित सभी वर्गों के बीच विकासात्मक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए
व्यवहारजन्य परिवर्तन शुरू करने हेतु सामुदायिक सेवकों को संगठित किया है। और ये है भागीदारी विभिन्न प्रकार हैं। अधिकार के तौर पर भागीदारी सार्वजनिक मामलों के संचालन में भाग लेने के अधिकार का अर्थ है लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे मामले में भाग लेने की अनुमति या अधिकार है, जैसे उदाहरण के लिए लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार। और भी है जनभागीदारी चुनौतियां हैं मतलब स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक धन और क्षमता का अभाव, नौकरशाही प्रक्रिया जटिल और विविध कार्यक्रमों में भागीदारी गैर बाध्यकारी प्रकृति की है। लोगों को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का अभाव है। अतीत में असमान संरक्षक ग्राहक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, सब चीजें। तो स्थिरता है योजनाओं में संचालन में जनभागीदारी को स्थानीय क्षमता और संसाधनों पर स्वामित्व का निर्माण, ये सभी चीजें हैं। नीतियों का एकीकरण है, स्थानीय शासन को मजबूत करना है, तकनीकी एकीकरण है, सामुदायिक क्षमता निर्माण और व्यवहार में परिवर्तन, ये सब चीजें हैं। निःशुल्क विधिक सहायता देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निःशुल्क समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए निर्देश की नजर देखें तो विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत करना है, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य और जिला स्तर के विधिक प्राधिकरणों के साथ सहयोग करके 2022 की मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। साथ ही मानक संचालन की प्रक्रिया को समय समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा। कैदी विधिक सहायता क्लिनिक है की निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना है, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण प्लैक्स के कार्यों की समय सीमा समीक्षा करेगा, डेटा आधारित सुधार करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरणों को कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित सांख्यिकी डेटा को नियमित रूप से अपडेट करना होगा और डेटा विश्लेषण के आधार पर पहचानी गई कमियों को दूर करना है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता पर बचाव वकील, जिसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के द्वारा किए गए कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट किया जाएगा। जागरूकता पैदा करना है और प्रभावी संचार, ये सब चीजें हैं। नियमित रिपोर्टिंग है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के समक्ष, राज्य विधिक प्राधिकरण को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष नियमित और अपनी रिपोर्ट प्रकार मतलब जो है रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करनी होगी। और इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप से किया जा सकता है ताकि इसे सुलभ बनाया जा सके। और नेक्स्ट है भारत में निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में विधिक सहायता तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं जो कानूनी प्रतिनिधित्व का न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ है। विधिक सहायता में कानूनी सलाह, अदालती कार्रवाई में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि शामिल होते हैं। विधिक सहायता के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 में इसमें प्रावधान किया गया है कि विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 39 में है राज्य से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं विधिक सहायता संबंधी न्यायिक निर्णय में, जिसमें एच होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य का 1978 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार दिया जाए। हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य 1979 को कोर्ट में माना कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक कैदी को स्पीडी ट्रायल्स यानी शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार प्राप्त हो। खत्री एवं अन्य बनाम बिहार राज्य का 1981 का कैदियों को अधिकारों की रक्षा में विधिक यानी कानूनी सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। और सुखदास बनाम संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 1986 आपराधिक कार्रवाई में विधिक सहायता के महत्व को दोहराया गया। ठीक है। और नेक्स्ट है वैधानिक प्रावधान, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का है, जिससे यह अधिनियम 1995 लागू हुआ। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। और राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तालुक पर विधिक सेवा प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और तालुका न्यायालयों में विधिक सेवाएं समितियां हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 का 341 का। इनमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वहां राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रावधान है।
नालसा के बारे में जानते हैं तो ये इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये वैधानिक निकाय है। ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क उचित विधिक सेवाएं प्रदान करता है। कार्य है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत व दिशा निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू कर सकें। कानूनी सहायता कार्यक्रमों को कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना है। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना आदि है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्ति महिलाएं व बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, औद्योगिक कामगार हैं, सामूहिक आपदा, निर्जाति हिंसा, जातिगत उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है वो है। सुप्रीम कोर्ट ने विधिक सेवा समिति में जो है 5 लाख रुपए देते हैं और मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति हैं। निःशुल्क विधिक सहायता का महत्व है सामाजिक कल्याण और न्याय को सुनिश्चित करना, अधिकारों को सुरक्षा करना और कानून के शासन को मजबूत करना और कानून संबंधी जागरूकता को बढ़ाना। निःशुल्क विधिक सहायता तक पहुंच के संबंधित मुद्दे हैं विचारणीय कैदियों के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, विधिक सहायता की खराब गुणवत्ता, विधिक सहायता के लिए सीमित बजट के कारण अपर्याप्त पूंजी एवं संसाधनों का आवंटन, जटिल पात्रता मानदंड और नौकरशाही संबंधी बाधाओं के कारण विधिक सहायता में देरी एवं अक्षमता, भौगोलिक दूरी तथा भाषाई बाधाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लाभ उठाने में कठिनाई। सरकार द्वारा उठाए गए कदम है दिशा डिजाइन इनोवेशन सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस, भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन साधन डिजाइन करना। इस योजना का उद्देश्य कानूनी मुकदमे में पहले विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करना है। टेली लॉ है योजना विशेषज्ञ वकीलों के पैनल में माध्यम से कानूनी सलाह की उपलब्धता को सुगम बनाती है। ये पैनल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत है। न्याय बंधु है कार्यक्रम है जो प्रो बोनो एडवोकेट्स और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इच्छुक वकील स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं ताकि वे समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं दें। न्याय मित्र कार्यक्रम है कार्यक्रम हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय की लंबित 10 से 15 वर्ष पुराने मामले के निपटान सुगम बनाता है। लोक अदालत है यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। इनमें न्यायालय में लंबित मुकदमा पूर्व मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना समझौता करना है। आगे की राह में नीतिगत कार्यान्वयन है जिनमें निःशुल्क विधिक सहायता को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को वित्तीय संसाधन बढ़ाने, पात्रता मानदंडों को आसान बनाने और अलग-अलग हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है और जागरूकता पैदा करना है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए जेल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है, गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सब दे सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज है जो है संबंधित सुर्खियों में 1.0 सारथी क्या है तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने सारथी 1.0 लॉन्च किया है। उद्देश्य है जागरूकता सृजन, कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देकर वंचित समुदायों जैसे कि अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर, विमुक्त और बहुमंत्री जनजातियों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल बैठाना। ठीक है। और नेक्स्ट है ठीक है यह सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 का। तो इसको जो हो चुके हैं 20 साल क्योंकि इसका स्थापना 2005 में हुई थी और इसके बारे में जाने तो जून 2005 में पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 में लागू हो गया था। इसमें लोक प्राधिकरण नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तथा सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। ये सब चीजें हैं, इसके बारे में तो आप जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा शॉर्ट न्यूज। तो है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस फैसिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है ग्राम न्यायालय 2008 द्वारा एक सेकेंड न्यायालय के गठन को अनिवार्य किया गया। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है।
ठीक है। ग्राम न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को द्वारा प्रकट की गई प्रमुख चिंताएं हैं। राज्य संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं, क्योंकि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम न्यायालय का गठन कर सकती हैं और इसमें अनिश्चितता का अभाव है। राज्य सरकार को ग्राम न्यायालय का गठन करना ही होगा। संसाधनों की कमी है। मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना कर रही राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को वित्त पोषित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। उच्चतर न्यायपालिका है पर कार्य बोझ का बढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं हैं। गठन जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए गठित की जा सकती है। राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श के प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति करती है। अधिकार क्षेत्र एक मोबाइल कोर्ट होगा। इसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। विवाद समाधान प्रक्रिया विवादों का समाधान सुलह समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। गौरतलब कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बाध्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ग्राम न्यायालय कानून की स्थिति है। यह प्रारंभिक लक्ष्य लगभग 2500 ग्राम न्यायालयों को गठित करने का था। हालांकि इनमें 500 से भी कम गठित किए जा सकते हैं तथा वर्तमान में पूरे भारत में केवल 314 कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इनके गठन में प्रगति दिखाई दी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों में इनका कार्यान्वयन सीमित या लगभग शून्य रहा। और 6 है, सेक्शन 6 सिटीजनशिप के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने नागरिकों के अधिनियम की धारा 6A को वैधता को बरकरार रखा और धारा 6A जो है नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसमें 1985 केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित असम समझौते के बाद नागरिकों के संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए शामिल किया गया था। इस धारा में 1 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से असम में आकर बचे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लेते हैं तो नागरिकता अधिनियम 6A को जोड़ने के लिए संसद की विधिक क्षमता कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 17 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर कानून बनाया। गौरतलब है कि संघ की सूची की प्रविष्टि 17 नागरिकता देशीकरण और विदेशी गैर नागरिक से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता, असम का विशेष नागरिकता कानून अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि प्रवासियों के मामले में असम की स्थिति शेष भारत को एकदम अलग है। संस्कृत पर प्रभाव अनुच्छेद 29 इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रवासियों को असम के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जाने तो इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 5 तरीके बताए गए हैं। बाय बर्थ, डिसेंट, नेशनल न्यूट्रलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण और किसी राज्य क्षेत्र का भारत का भाग बन जाना। दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है, ये सब पता होगा। और 2019 के संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पाकिस्तान का 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आया है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 24 जनवरी 1971 से कट ऑफ डेट की भी उचित है, क्योंकि पाकिस्तान सेना 26 मार्च 1971 को ही पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देखेंगे तो ये भारतीय डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ मनाई, मतलब टिकट जारी किया इस पर। और भारतीय डाक भी अपनी स्थापना का 170वां वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो यूपीयू के बारे में जाने तो बर्न की संधि 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित हुआ था। यूपीयू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो 1865 में स्थापित हुआ। आईटीयू और यूपीयू की स्थापना के अवसर पर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय बर्न है, स्विट्जरलैंड, और सदस्य 192 देश। भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में से शामिल है। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है? तो ये 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और डब्ल्यूटीएसए जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन है। यह सम्मेलन जो है
प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है और वर्ष 2024 तक ये सम्मेलन आईटीओ वर्सा का भारत और एशिया प्रशांत में आयोजन पहला सम्मेलन था। और आईटीओ के बारे में जानें तो इसकी उत्पत्ति 1865 में हुई थी। पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ विषमय अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कर दिया गया। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु नवाचार का उपयोग करना और सभी को दूरसंचार नेटवर्क को जोड़ना है। सदस्य हैं लगभग 193 देश, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। और ये हो चुके हैं पॉलिटी के पूरा कंप्लीट करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।